सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं बहुत सारे आपके क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए अभी आई हूँ और कुछ वास्तु और ज्योतिष संबंधी जानकारी देने के लिए भी आई हूँ। आज आपके क्वेश्चन तो हम लेंगे ही, जिसको मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे। काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और कई लोगों के क्वेश्चन सेम हैं। मैं यहाँ पर नाम किसी का नहीं लूँगी, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको देती जाऊँगी। जिसका जो क्वेश्चन होगा वो अपना आंसर अच्छे से सुने और उसी तरह उसका निवारण करें। और उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी भी दूंगी जिससे आप अपने घर में पता लगा सकते हैं अपनी जो संतान है, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर उसका कैरियर ठीक नहीं है या फिर उसके जीवन में कुछ भी उथल पुथल मची हुई है, तो किस तरह से आपका कौन सा कोना दूषित होगा या वहाँ पर वास्तु दोष होगा, तो आप खुद ब खुद पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपकी पहली संतान और चौथी संतान, पहली और चौथी संतान का संबंध होता है ईशान कोण से। अच्छे से नोट कर लीजिए, अगर ईशान कोण में कोई वास्तु दोष होगा, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत अधिक, उसी तरह से आपकी पहली और चौथी संतान पर असर पड़ेगा। अब दूसरी संतान और छठी संतान, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये 6-7 आज के समय में क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी 6-6, 8-8 संतानें हैं, लेकिन जिसकी 1 है या 2 है, वो अपने अनुसार ये सारी चीज़ें सुन के और उनका निवारण भी कर सकते हैं। पहली और चौथी संतान का मैंने बता दिया। अगर आपकी दूसरी संतान है और छठी संतान है, वो कोई कष्ट झेल रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया, शारीरिक हो, मानसिक हो, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो, नौकरी कैरियर वगैरह में कोई दिक्कत हो या फिर उनके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत हो, तो अग्नि कोण में वास्तु दोष होता है, जिसके कारण दूसरी और छठी संतान ये परेशानियां झेलती है। अभी अगर आपके नैऋत्य कोण में कोई वास्तु दोष है, तो आप गैस करिए कौन सी संतान को कष्ट मिल रहा होगा। अगर आपके वायव्य कोण में कोई दोष है, अगर आपके नैऋत्य कोण में कोई दोष है, तो अब जो संतानें बची हैं उनमें से कौन सी संतान को कष्ट हो रहा होगा, चलिए मैं बता देती हूँ। वायु कोण में अगर कोई वास्तु दोष रहेगा तो तीसरी संतान को कष्ट होगा और 7वीं संतान को कष्ट होगा। 3 और 7 वहाँ पर कोई भी वास्तु दोष, मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं। तो क्योंकि इन जगहों पर अगर वास्तु दोष होते हैं तभी हमारी उस नंबर की संतान को कष्ट होता है। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की संतान के बारे में, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी 1 से लेकर 7 तक तो बताया, लेकिन अभी 5 के बारे में नहीं बताया। तो 7वीं जो संतान है उसका भविष्य तय करता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण और घर के मुखिया को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर नैऋत्य कोण में कोई वास्तु दोष है तो घर का मुखिया, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, जो घर का पूरा बागडोर संभाले हुए है, घर की पूरी जिम्मेदारी जिनके हाथ में है, उनको ही घर का मुखिया कहा जाता है। वैसे तो घर के मुखिया हमारे बड़े बुजुर्ग ही रहते हैं, लेकिन इस समय जो घर चलाता है, चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि घर चलाने वाला भी घर का मुखिया होता है। तो अगर 2 मुखिया जैसे आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं और घर आप चला रहे हो, तो आप तीनों ही एक तरह से घर के मुखिया हुए, क्योंकि निर्णय उनको लेना होता है, लेकिन उस निर्णय को पूरा करने के लिए अगर धन की ज़रूरत होती है वो आप देते हो, तो इसीलिए आप भी घर के मुखिया ही कहलाओगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि पहली,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं संतान को कष्ट कैसे मिलता है, किस दिशा से मिलता है। अब कई लोगों के मन में ये विचार होगा कि घर की जो बेटियां हैं उनको कौन से दिशा से कष्ट मिलता है। तो जो बेटियां हैं उनके लिए है उत्तर दिशा। बेटियों के लिए उत्तर दिशा मानी गई है। अगर वहाँ पर कोई वास्तु दोष होता है, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में, लेकिन बेटियों को परेशानी झेलनी ही पड़ती है। तो उसमें बेटियों का पहली दूसरी का कोई रोल नहीं है, वो पूरी दिशा ही बेटियों की है। तो वहाँ पर जितना अधिक वास्तु दोष होगा उतना ही अधिक कष्ट उनको मिलेगा, चाहे वो उनका वैवाहिक जीवन हो, कैरियर हो, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे मायके में हो, उनको परेशानी होगी ही होगी। अब वास्तु दोष किस तरह के हो सकते हैं, जैसे ईशान कोण का मैंने भी बताया। तो ईशान कोण में आपका सेप्टिक टैंक है, वहाँ पर टॉयलेट है, वहाँ पर किचन है, वहाँ भारी निर्माण है, ईशान कोण पूरा बंद है, भारी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और कहीं से भी रोशनी की व्यवस्था नहीं है, हवा बिल्कुल भी नहीं आ सकती, इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, दीवारें लगी हुई हैं और बहुत ऊंची हाइट की दीवार बनी हुई है और उसके ऊपर भी निर्माण हो रहा है, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में कम हाइट की दीवार है, वहाँ बहुत हल्का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर खुला हुआ है ईशान कोण की अपेक्षा। तो ये वास्तु दोष ईशान कोण का है। इसके कारण आपकी पहली और चौथी संतान को बहुत सारे कष्टों का सामना करना भी पड़ रहा होगा, ये आपने देखा होगा। उनका कैरियर दांव पे लग जाता है, क्योंकि ईशान कोण आपकी जो संतान है उसका कैरियर बढ़ाने के लिए, उसके कैरियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब यहाँ पर कोई भारी निर्माण हो जाता है तो उनका जो उभरता हुआ कैरियर है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको अगर अभी तक जानकारी वैसे तो हो गई होगी, काफ़ी टाइम से आप जुड़े हुए हो मुझसे, मेरे फेसबुक पेज पे भी आपको बहुत सारे टिप्स मिलते रहते हैं और आप यूट्यूब वीडियो से भी बहुत सारी जानकारी ले लेते हो, तो आपको अब तक तो पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसका उपाय सिर्फ इतना है कि पहले गलत निर्माण को आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको टॉयलेट बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट की ईशान कोण में कोई रेमेडी नहीं है। ईशान कोण सबसे पवित्र जगह मानी गई है। अगर ईशान कोण को दूषित किया जाएगा उसका प्रभाव आपके बच्चों पे तो होगा, बल्कि आपके पूरे घर पर भी होगा और आपका पूरा घर इस समय परेशानियां भी झेल रहा होगा। कोई भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पवित्र जगह को दूषित करने पर वहाँ, क्योंकि देवताओं का वास होता है और देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, वहाँ शिव जी हैं, उनका वास है। तो वहाँ पर अगर आप दूषित करते हैं इस जगह को तो आपको कोई भी परेशानी से नहीं बचा सकता, क्योंकि देवादिदेव महादेव का स्थान है। वो गुरु जो ज्ञान के प्रतीक के साथ साथ वो हमारे सुख समृद्धि ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। गुरु की कृपा के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। तो उस जगह को अगर हम दूषित कर देंगे तो फिर किस देवी देवता से हम उम्मीद करेंगे वहाँ पर कि कोई हम पे कृपा करे और इस दूषित जगह पर जो निर्माण है वो बना भी रहे और हमें परेशानी ना हो। आप कोशिश करके देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में ऐसा स्थान जरूर होगा। कुछ ना कुछ विकल्प जरूर होते हैं। जहाँ एक और रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल भी जाता है, क्योंकि आपने तो बोल दिया कि ये ईशान कोण है, वहाँ मेरी यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, मैं परेशानी झेल रहा हूँ। क्योंकि 16 दिशाओं के मैप के बिना आप अंदाजे से नहीं कह सकते कि वो ईशान कोण है। हो सकता है वो पूर्व दिशा हो और आपने उसको ईशान कोण मान लिया और आपने वीडियो देखने के बाद या किसी से सुनने के बाद कि ईशान कोण में टॉयलेट अच्छा नहीं होता है, आपने शिफ्ट कर दिया उसको थोड़ा उत्तर की साइड में। आपको लगा ये उत्तर दिशा है, लेकिन वो उत्तर ना होके अगर ईशान कोण हो गया तो आप पहले कम परेशानियां झेल रहे थे और बाद में बहुत ज़्यादा झेलेंगे। तो इसीलिए जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो कि ये दिशा आपकी ईशान कोण ही है, तब तक
कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको तोड़फोड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हमें बचा लेते हैं, और या फिर उस भूमि की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती है, तो फिर गलत निर्माण अभी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो बहुत सालों के बाद दिखाएगा। तब तक आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे, तो आप बाद में इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो जब तक आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं सारी दिशाओं में बता रही हूँ कि जब तक कोई दिक्कत ना हो आपको, तब तक वहाँ पर तोड़ फोड़ ना करें, और जब आपको परेशानी फेस हो तब आप इसका उपाय करने की कोशिश करें। और बिना 16 दिशाओं का मैप बनाए कोई भी निर्माण तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अग्निकोण में आपका पानी का टैंक होगा, सीवर होगा, कुआं होगा। अग्निकोण में जब पानी आ जाता है तो हमारे जो बड़े से बड़े काम है वो बिगड़ने लगते हैं। हमें बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन वो मौके हम हाथ से गवा देंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अग्निकोण में जो पानी है, मैं बाल्टी में या मग में या टैप में जो पानी होता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पर स्टोरेज पानी की, जैसे टंकी है, पीने के पानी की टंकी बनी होती है छत के ऊपर या ज़मीन के अंदर। आप समरसेबल वगैरह लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं पानी के लिए, वहाँ कोई इंतज़ाम जैसे लोग कर लेते हैं, तो पानी की मोटर वगैरह है। सेप्टिक टैंक है, ख़ास तौर से जो सेप्टिक टैंक है उसके लिए ईशान कोण और अग्नि कोण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना गया है। ईशान कोण में क्यों? क्योंकि वो देवताओं की जगह है, और जो सेप्टिक टैंक होता है वो गंदगी स्टोर करने वाला है, तो इसीलिए ईशान कोण में सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह पानी का कोई भी स्रोत अग्निकोण में भी नहीं बनाना चाहिए। जब पानी अग्नि में आ जाता है तो घर में कलेशें नहीं रुकती हैं। बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे माँ के साथ में यानी सास बहू का झगड़ा हो, या फिर बेटी और माँ की लड़ाई हो, भाई बहन का झगड़ा हो, अग्निकोण में इस तरह का जब कुछ पानी का स्टोरेज या निर्माण हो जाता है तो झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि आग और पानी जहाँ पर भी इकट्ठे होंगे, आग उसको बढ़ाने का काम करेगी और पानी उसको बुझाने का। तो इसीलिए आग और पानी को कभी भी एक साथ इकट्ठा ना होने दें। इसीलिए अग्निकोण में पानी आपने जैसे टैप लगाया हुआ तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने वहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ भर के रखी हुई हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करोगे, उत्तर दिशा की तरफ, यानी अग्निकोण में अगर किचन है तो उसके उत्तरी दीवार की तरफ आप ये बाल्टियाँ रख सकते हो, ठीक है। पूर्व दिशा की दीवार पर भी ये चल जाएगा, लेकिन आप ये मत मानिए कि जब हमारा किचन होता है तो किचन में नल होता है तो पानी तो आएगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैप की बात नहीं हो रही, छत के ऊपर अगर आपने पानी की टंकी रखी हुई है यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। या ज़मीन के अंदर आपने पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवाया हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो बातों को समझने की कोशिश करें, अपने आप केवल अंदाज़ा ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात कर लेते हैं नैऋत्य कोण की। नैऋत्य कोण में भी आप अगर सेप्टिक टैंक बनाते हो, वहाँ पर जो ईशान कोण है उससे ज़्यादा नीचाई पर आपका अगर दक्षिण या पश्चिम दिशा है, यानी नैऋत्य कोण नीचा है और खाली भी है, वहाँ कुछ भी नहीं बनाया है सिर्फ टॉयलेट के अलावा, काफ़ी खुला हुआ एरिया है, और ईशान कोण बहुत ज़्यादा हैवी है, वहाँ पर आपने बंद भी कर रखा है उसको, तो ये वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। अग्नि कोण और ईशान कोण के अलावा जो तीसरी जगह होती है जो हमें सपोर्ट करती है, यानी हमारे कैरियर को पीछे से सपोर्ट देती है, वो दिशा होती है नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में कमरा होना चाहिए घर के मुखिया का। यहाँ पर मंदिर भी नहीं बना सकते हो, यहाँ टॉयलेट भी नहीं बना सकते हो। ये शयन कक्ष के लिए, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ पर आप जैसे अपने ऑफिस का कोई काम करते हो, अपने बिजनेस का कोई काम करते हो, तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी यहाँ से आपको, क्योंकि जब आपका ईशान कोण में फेस होगा और नैऋत्य की तरफ पीठ होगी, जब आप बैठोगे इस तरह से,
तो ईशान कोण से आपको जो ऊर्जा मिलेगी, यानी गुरु की ऊर्जा मिलेगी, जो पॉजिटिव एनर्जी होगी, और पीछे से यानी नैऋत्य कोण से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपको ईशान कोण से तो आइडिया आएंगे अच्छे अच्छे, और जो नैऋत्य कोण है वो उन आइडियाओं को और ज़्यादा ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए। यहाँ वास्तु दोष होंगे तब आपके घर की 5वीं संतान को दिक्कत होगी। ऐसे ही वायु कोण में सेप्टिक टैंक हो गया, मुख्य द्वार हो गया, यहाँ पर अगर ये इसका लेबल ईशान कोण से बहुत नीचा हो गया तो ये वास्तु दोष की श्रेणी में आते हैं। वायव्य कोण में टॉयलेट बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ जैसे ग्रिड होती हैं उनके हिसाब से टॉयलेट बनाया जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज ना हो कि टॉयलेट तो वायव्य कोण में ही बनाया जाता है। तो वायव्य कोण की भी कुछ डिग्री होती हैं, मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उन वीडियो को देखें कि टॉयलेट बनाने की जो सही जगह है वो किधर होनी चाहिए। तो वायव्य कोण में टॉयलेट बना सकते हो आप दक्षिण दिशा की तरफ, यानी नैऋत्य और दक्षिण की बीच में भी एक ग्रिड होती है, वहाँ पर भी बना सकते हो। तो जो मैंने वीडियो में एक पुराने में बताया है वहाँ पर जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर आपको 3 डायरेक्शन मिलते हैं टॉयलेट बनाने के, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी में आपको बनाना पड़े तो इन 3 दिशाओं में बना सकते हैं। वायव्य कोण होता है वहाँ पर सेप्टिक टैंक वगैरह बनाना भी एक तरह से बनाया भी जा सकता है और नहीं भी बना सकते हैं, यानी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो क्या करें, सेप्टिक टैंक जो है वो कैसे बनाएं, क्या करें, या फिर वहाँ पर जो वास्तु दोष क्रिएट हो गया उसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले जैसे आपका ईशान और अग्नि कोण से जो मैंने अभी वास्तु दोष बताए वो तो आपको दूर करने ही पड़ेंगे, लेकिन वायव्य कोण में वास्तु दोष जैसे टॉयलेट बन गया आपका, तब आप क्या कर सकते हो, टॉयलेट को क्योंकि जरा सा शिफ्ट करना है जो उसकी सही जगह है, तो ये वास्तु दोष कम हो जाएगा। अगर वहाँ मुख्य द्वार बन गया है तब आप मुख्य द्वार के नीचे आपको वाइट कलर का पेंट करना है, जो उसकी दहलीज होती है वहाँ पर सफ़ेद पेंट कर दें, तो ये थोड़ा सा इसका वास्तु दोष है वो कम हो जाएगा। और आप सबसे पहले मैंने बताया कि 16 दिशाओं का मैप बनाकर ही पता करें, क्योंकि एक एक ग्रिड का वास्तु में अपना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक ने पूछा था मेरे से सवाल कि आप बताइए पानी निकलने की जो निकासी है वो किधर से होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो सबसे बढ़िया जगह बोली गई है वो होती है पूर्व दिशा। घर का जो पानी है पूर्व दिशा से बहता हुआ जाना चाहिए। दूसरी, उत्तर से पूर्व की ओर जा सकता है, लेकिन दक्षिण या पश्चिम में पानी नहीं जाना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में पानी नहीं जाना चाहिए, वहाँ से पानी आ सकता है पूर्व या उत्तर की तरफ, लेकिन दक्षिण और पश्चिम की तरफ पानी नहीं जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पर इसी तरह का विकल्प है, घर बनेंगे, क्योंकि जब हमारा घर एक रोड के दोनों साइड में बनते हैं तो ये सबको तो ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तब वो क्या कर सकते हैं कि आप घर के अंदर, जैसे आपको दक्षिण दिशा में पानी निकलने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप पाइप डलवा दें। कोशिश ऐसे करें पाइप जो डालते हैं कि वो आपके उत्तर या पूर्व दिशा में होकर ही जाएं। आप यूं करके थोड़ा घुमा के ले जा सकते हैं, या आपके पश्चिम से दक्षिण की तरफ जाके पूर्व की तरफ जा सकता है। आप सीधा जाके ऐसे पाइप है ना उनको घुमावदार लेके कोशिश करें कि कैसे भी करके वो पूर्व की तरफ घूमकर चला जाए या पूर्व से घूमकर निकल जाए, यानी पूर्व में थोड़ा पानी होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में पानी स्टोर अगर हम कर लेते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पानी बहता हुआ पानी वहाँ पर जैसे नाली है वो बहती हुई जा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहता हुआ पानी चल सकता है। जैसे कि छत पे बारिश होती है तो बहुत सारे पाइप लगे होते हैं दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ या अग्नि कोण की तरफ, तो लोग कहेंगे कि ये बारिश का पानी आता है, हमारा पाइप लगा है, तो ये भी वास्तु दोष हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तु को मजाक मत बनाइए, उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे कि आपके पाइप लगाए, बारिश रोज़ तो नहीं होती है, साल में 2-4 महीने में कभी कभी बारिश हो जाती है, तो ये तो बहता हुआ पानी है, बारिश हुई पानी बह गया। ठहरे हुए पानी की बात नहीं हो रही है, ठहरा हुआ पानी अच्छा नहीं माना जाता है, बहते हुए पानी का कोई दोष नहीं लगता है। अब किसी ने पूछा था कि मेरे घर में
वास्तु दोष ना हो इस तरह का कोई उपाय बताएं। तो देखिए, वास्तु दोष ना हो ऐसा तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि घर के निर्माण में भी वास्तु काम करता है और घर के अंदर जो एक्टिविटी हम करते हैं उससे भी वास्तु दोष क्रिएट होता है। जैसे कि घर में हमने कुछ चीज़ें गलत तो बना ली, ठीक है, उनको हम तोड़ फोड़ के भी सही कर सकते हैं या कुछ उपाय के द्वारा, लेकिन हम कई चीज़ें घर में क्या करते हैं, चप्पल जूते पहन के पूरे घर में घूमते हैं। बाहर से जो जूते चप्पल पहन के आते हैं वही पूरे घर में पहन के घूमते हैं, तो इससे भी वास्तु दोष क्रिएट होता है। रसोई में खाना खाते हैं, जो स्लैब होती है उस स्लैब में खड़े होके ही खाना खाते हैं, झूठे हाथों से हम गैस का चूल्हा छूते हैं या फिर झूठे हाथों से अग्नि का स्पर्श करते हैं, तो ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। तो वास्तु दोष ऐसा नहीं है कि केवल कुछ यंत्र लगाने से या फिर पेंट करने से या तोड़फोड़ करने से ही ठीक होते हैं। कुछ वास्तु दोष कुछ नियम मानने से भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर में जब बाहर से आओ तो जूते चप्पल गेट के बाहर ही थोड़ी देर के लिए उतारें, डायरेक्ट अंदर पहनकर ना जाएं, क्योंकि जूते चप्पल में बहुत ज़्यादा जो मिट्टी लगी होती है बाहर की, उसमें किस तरह की नेगेटिव एनर्जी होगी हमें नहीं पता है, और वो नेगेटिव एनर्जी वाली जो मिट्टी है उसको लेके जब हम घर के अंदर आते हैं तो वो मिट्टी धीरे धीरे अब हम झड़ने लगती है घर के अंदर और वो पूरे घर में अपना प्रभाव बना लेती है उस। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा घर में प्रवेश करती है। जूते चप्पल से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे कपड़ों पर, हमारे बालों पर, हमारी बॉडी पर जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनसे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो आप बोलोगे कि जूते चप्पल तो हम उतार के आ सकते हैं, लेकिन कपड़ों का और अपनी बॉडी का क्या करें? तो उसके लिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि घर के मुख्य द्वार या गेट पे चाहे छोटा सा ही सही एक पानी का कोई बर्तन भर के रखा करिए। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं बहुत छोटी थी तो अपनी नानी के घर जाया करती थी तो उनके गेट पे एक बाल्टी बड़ी सी, बिल्कुल घर के बाहर एक बड़ी बाल्टी रखी रहती थी, उसमें एक लोटा पड़ा रहता था। जब भी बाहर से कोई आता था तो पहले उस बाल्टी के पानी से लोटे डाल के हाथ पैर मुंह पे छिड़का जाता था। नानी घर में किसी को घुसने नहीं देती थी जब तक वो हाथ पैरों पे पानी डाल के घर के अंदर नहीं आते थे, गेट के अंदर ही नहीं आने देती। जूते चप्पल उतार के और उस पानी से जो भी आता था वो पानी छिड़क के घर के अंदर आते थे। तो ये बहुत अच्छी पुराने समय की एक रिवाज थी जो आज समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है कि घर के बाहर चाहे आप छोटी सी एक बॉटल भी रख सकते हो, अगर आपके यहाँ ऐसा घर नहीं है, ऐसे फ्लैटों में घर के बाहर कुछ भी रखना अलाउ नहीं होता, तो जैसे गेट के बाहर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ हम कुछ रख सकते हैं पानी का, चाहे बाल्टी हो, लोटा हो, बॉटल हो, पानी का कुछ भी बर्तन आपको भर के रखना है, चाहे कांच का हो चाहे मिट्टी का हो, छोटा सा ही सही आप भर के रखिए। जिनके घर में बहुत स्पेस है, खुद के मकान है, गाँव में घर है, वो लोग बहुत बड़ी बाल्टी, टब, मग्गा जो भी रखना है वो रखिए। उसमें आपको क्या करना है, एक चुटकी नमक डाल के रखना है, एक चुटकी नमक आप डाल के रखिए। बाहर से छप्पी आप आओ चाहे कोई भी आए उसमें से पानी निकालिए। और सबसे अच्छी बात एक बताऊं कि आपको आजकल जो बोतलें आती हैं उनमें जो नल लगा होता है, टैप लगा होता है प्लास्टिक की, जो आजकल देखी होगी आपने टैप वाली छोटी छोटी, उन बॉटल वाले उनको ले लीजिए। उसमें से ज़रा सा नल को ऑन करो, हाथ पे थोड़ा सा पानी लेना है, पूरे अपने शरीर पे पानी का छींटा मारना है, चप्पल बाहर उतारनी है और घर के अंदर प्रवेश कर देना है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी थी, और आपको ध्यान रखना है एक चुटकी नमक ज़रूर डाल के रखें। नमक नहीं डाल सकते आप, नींबू भी डाल सकते हो आप, आधा नींबू निचोड़ के उस पानी में रख दें। बहुत ज़्यादा पानी ना रखें क्योंकि घर में जितने मेंबर हैं उनके हिसाब से रखें, कौन कब आ रहा है शाम तक। अगर बहुत ज़्यादा आना जाना आपके यहाँ लगा रहता है तो आप ये उपाय करें कुछ बड़ी बोतल में। और आपके घर के 2-3 मेंबर ही हैं जो शाम को ही आते हैं तो आप छोटी सी बोतल भी रख सकते हैं। और आप चाहो तो प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं उनको लेके उसमें थोड़े से उसके जो ढक्कन है उसके ऊपर छेद बना दीजिए, और जो ढक्कन है उसको ऐसे हाथ पे जब आप दबाओगे तो उसमें से पानी निकलेगा, उसको आप छिड़क सकते हो। ठीक है, ये काम आपको करना है।
ये काम आप अपनी दुकान पे भी कर सकते हो। जैसे दुकान के बाहर भी आप इस तरह का कोई बर्तन रख सकते हो, कोई बॉटल रख सकते हो। कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने देखा कि अभी जो बीमारी आई थी उसमें लोगों ने सैनिटाइज़र अपने साथ रखना शुरू कर दिया, हर 2-2 मिनट पे सैनिटाइज कर रहे थे। उसी तरह आपके वो पानी एक तरह का सैनिटाइज़र का काम करेगा और बाहर से आई हुई पूरी नकारात्मक ऊर्जा वहीं बाहर ही रह जाएगी। अब वो जैसे आपने पानी का छींटा दिया, उसके बाद आप अपने गेट का लॉक खोलेंगे, फिर घर के अंदर जाएंगे, उसके बाद ही आप हाथ पैर मुंह अच्छे से धो लीजिए। लेकिन जो बाहर से आई हुई नेगेटिविटी है वो जब पानी आप डालेंगे तो वहीं की वहीं रह जाएगी। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो जो बिना तोड़ फोड़ के उपाय होते हैं वो करते तो धीरे धीरे काम है, लेकिन जो तोड़ फोड़ से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं। तो जब भी आप बाहर से आओ तो एकदम से घर के अंदर मत जाओ, क्योंकि जैसे आपका क्वेश्चन रहा है कि हमारे घर में बिल्कुल भी वास्तु दोष ना हो तो कुछ ऐसे उपाय बताओ, तो मैं वही उपाय आपको बता रही हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा ही होती है सबसे ज़्यादा जो घर में वास्तु दोष क्रिएट करती है। वो किस किस तरह से, और घर में माहौल जो बिगड़ता है वो नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही बिगड़ता है। वो जैसे ही घर में प्रवेश करेगी और अपना स्थान बना लेती है, धूल मिट्टी है, घर में जाले लगे हुए हैं, ये सब नकारात्मक ऊर्जा ही तो होता है। जो जाले लगे होते हैं मकड़े के, ये नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही होते हैं। घर में सीलन आ रही है, पपड़ी पड़ रही है, दरारें आ रही हैं, ये सब नकारात्मक ऊर्जा ही है। तो इसको दूर करने के लिए ही आपको बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने ही पड़ेंगे। जैसे टपकता हुआ नल है वो बंद कर दीजिए, उसके कारण भी दीवारों में सीलन आती है। छत पे अगर पानी की आपने डायरेक्ट टंकी रखी हुई है और वो पानी धीरे धीरे ओवरफ्लो होकर फैलता है और पूरी छत पे जब भर जाता है तो वो सीलन के रूप में पूरी छत को खराब कर देता है। तो छत पर जब भी पानी की टंकी आप रखें, उसके नीचे थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा हाइट पे बना दीजिए, उसके ऊपर टंकी रखिए। डायरेक्ट छत पर टंकी मत रखिए, कम से कम 1 ईंट की हाइट के बराबर आप थोड़ा ऊंचा लेवल बना दीजिए। नहीं तो आप डायरेक्ट टंकी रखेंगे तो पूरा पानी फैलेगा और छत पे जाएगा और धीरे धीरे दीवारों में सीलन आना शुरू हो जाएगी, जो सालों साल लग जाएंगे, खत्म नहीं होगी। और जब सीलन आती है तो इससे बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट होता है। घर में बड़े पेड़ पौधे कभी भी आप ईशान कोण में ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। दक्षिण या पश्चिम दिशा में आप बड़े पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और छोटे पेड़ पौधे जो एक इंसानी हाइट से थोड़ा कम हो या एक इंसान की हाइट के बराबर हो, वो आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, उससे छोटे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक आदमी की हाइट से ऊंचे जो पेड़ पौधे होते हैं वो आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में लगाएं। पेड़ पौधों को लेकर ज़्यादा वहम मत पालिए कि ये लगाना है वो लगाना है। अनार नहीं लगाते, पीपल नहीं लगाते, बरगद नहीं लगाते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कुछ खास मुहूर्त में लगाया जाता है, कुछ खास इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे कि अनार का पौधा है, वैसे लोग कहते हैं अनार का पौधा घर में नहीं लगाते, अमरूद का पौधा नहीं लगाते, लेकिन कुछ रीज़न होते हैं इनको ना लगाने के और लगाने के। जब लगाया जाता है तो कब लगाते हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो अनार का पौधा लगता है, पुष्य नक्षत्र में लगाते हैं इसको, तब वो जिस प्रॉपर्टी को बेचना है उस प्रॉपर्टी में लगाया जाता है, तो वो प्रॉपर्टी बेचने के जो योग हैं वो जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो पेड़ हैं उनको कुछ स्पेशल मुहूर्त जो होते हैं उन पर ही लगाया जाता है वास्तु दोष दूर करने के लिए। घर में अगर आपको कोई प्लांट लगाने हैं तो आप कौन कौन से लगा सकते हैं, जैसे परिजात का पेड़ है वो लगा सकते हैं, बेल का भी लगा सकते हैं। आज के समय में कोई भी पेड़ पौधा घर में लगाया जा सकता है, लेकिन जगह की कमी के कारण आप उसको, जैसे ज़मीन नहीं है किसी की और उसको मन भी बहुत है लगाने का, तो गमलों में लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है और अब वो आपके घर में रखने लायक नहीं रहा, तब आप उस पेड़ को बाहर कहीं पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लगा सके, या किसी के जगह हो खुली, किसी का मकान हो और उनके यहाँ जगह है तो आप उनको पूछकर वहाँ लगा दीजिए। मंदिर में लगा सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा एरिया दिखे, जैसे शमशान वगैरह होते हैं, इनमें पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।
मंदिर वगैरह में शुभ माना जाता है। आप कुछ रोड हैं, सड़क के किनारे पे ऐसे पेड़ लगा दीजिए, थोड़ा दूर लगाइए रोड से, साइड में जो जगह होती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके वंश में वृद्धि भी होगी। वास्तु दोष आपके यहाँ जितनी दूर करना था इस पौधे ने किया, क्योंकि अब इस पौधे को अगर आपने घर में रखा तो ये मर सकता है या फिर इसकी ग्रोथ रुक सकती है, तो इसका आपको दोष भी लग सकता है। तो आपने इसके अच्छे के लिए इसको बाहर मिट्टी में लगाना है, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, क्योंकि उसको ब्लेसिंग जो देनी होगी वो आपको शुरू से लास्ट तक देगा अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो पेड़ पौधों को लेके ज़्यादा सीरियस मत हुआ करिए। पेड़ पौधे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी पेड़ पौधा लगाया जा सकता है। पीपल का भी पेड़ बहुत ही आसानी से घर में लगा सकते हैं, कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। बल्कि पीपल के पेड़ को लगाने से कहा जाता है कि बहुत सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा है, बेलपत्र का पौधा है, पारिजात का पौधा है, आम का पेड़ है, ये सारे वास्तु दोष दूर करते हैं। लेकिन आप पीपल को लेकर जो आजकल भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको ही हमें दूर करना है। जब आप गीता पढ़ोगे, जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब भगवान के मुख से ये शब्द निकले हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो वो पौधा भूत वाला कैसे हुआ, अशुभ कैसे हुआ? आप थोड़ा सा इस बात पे जरूर गौर करें और अपने आँखों से उस लिखे हुए गीता में जो ये शब्द लिखे हैं उनको पढ़ें, खुद देखें और पेड़ लगा कर देखें। मेरे घर में 50 साल से ऊपर का एक मतलब हो गया एक पेड़, मैंने तो जब पैदा हुई थी तब से अभी तक देख रही हूँ पीपल का हमारे यहाँ बहुत घना पेड़ लगा हुआ है। आज तक कुछ ऐसा हमने तो महसूस नहीं किया कि उस पर भूत आते हैं। हम लोग तो पूजा भी करते हैं, वहाँ जाते हैं, क्योंकि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और जो पीपल का पौधा है जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो फैलना शुरू कर देती हैं। और जिसके कारण कई बार क्या होता था कि पीपल घर में लगाते थे लोग और जड़ें फैलती हुई, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलती हैं और वो घर के नीम में चली जाती थी, जिससे घर की नीम जो थी वो थोड़ी चटकना या हिलना डुलना शुरू हो जाती थी। तो पीपल को बढ़ने के लिए जगह चाहिए। वो जब फैलता हुआ जा रहा है तो वो घर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि घर से बहुत दूर तो लगाया नहीं था, घर के बिल्कुल नज़दीक लगाया हुआ था। तो दरारें आना शुरू हो गई थी पुराने समय में, इसीलिए लोगों को ऐसा लगने लगा कि पीपल का जो पेड़ है वो उस पर भूत रहता है, बहुत अशुभ होता है। कई घर गिर गए थे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मजबूत सीमेंट के घर नहीं बनते थे, ज़्यादातर कच्ची मिट्टियों के घर होते थे, झोपड़ियाँ होती थी, तो चूने मिट्टी के घर बनते थे। तो लेकिन पीपल की जो जड़ें थी वो कई बार दरारें डाल देती थी इस तरह के घरों में। तो लोगों ने इसको भूत समझ लिया और ये भ्रांति जब पता नहीं कब से फैलना शुरू हो गई और लोग इससे डरने लगे। लेकिन आप देखना, पीपल का पेड़ जब आप गमलों में लगाएंगे तो जब वो बहुत बड़ा होने लगे, आपको ऐसा लगे कि गमले से ज़्यादा हाई मतलब ये चटक रहा है गमला या फिर इसमें दरार आ रही है, तो आप इसको सार्वजनिक जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, पीपल का पेड़ लगाना कोई अशुभ नहीं होता है, बहुत शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण का तो वास है ही, माँ लक्ष्मी का भी वास होता है वहाँ, उस पर सारे देवी देवताओं का निवास होता है। तो भूत प्रेत वाला मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं ना कि पीपल को लगाने से भूत आता है और भी पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखें, जो घर में पीपल लगाया हुआ है आपने गमलों में, उस पीपल की पूजा ना करें। ठीक है, उसको सिर्फ लगाना है, आपको उसकी सेवा करनी है। सेवा का मतलब पानी देना है, लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी, दीपक नहीं जलाना उस पर। बस इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये हिस्ट्री थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं समझाने बैठूंगी तो शायद 2-4 घंटे बीत जाएंगे और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो पीपल आप घर में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने के बाद में उसकी पूजा ना करें, मतलब उसको जल, सादा जल देना है पानी की तरह जैसे अन्य पेड़ों को देते हैं, लेकिन पूजा की नीयत से उस पीपल को घर में ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखें। पीपल लगाया आपने, जल दिया, लेकिन मतलब दीपक वगैरह नहीं दिखाना। ठीक है, पूजा सिर्फ आप तुलसी माता की कर सकते हो। पीपल की पूजा करनी है, घर के बाहर पीपल है, आपके मंदिर में है, वहाँ जाके करिए, लेकिन घर वाले पीपल की पूजा नहीं करनी। मैं जिस पीपल की पूजा के बारे में बता रही हूँ, हमारे यहाँ पे
थोड़ा दूर लगा हुआ है, यानी घर में ही लगा है लेकिन घर से थोड़ा सा दूर है कि उसकी ना तो जड़ें हमारे घर पे आ रही हैं और ना ही उसकी छाया हमारे घर पे आ रही है। और उसके नीचे मंदिर भी बना हुआ था बहुत पुराने समय से, तो वहाँ हम लोग पूजा करते थे, तो उसकी हम आज भी पूजा करते आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पूजनीय वृक्ष है वो, तो इसीलिए क्योंकि लगा हमारे घर में ही है। अब वो एरिया हमारे घर में नहीं आता, पहले हमारे घर के अंदर ही आता था। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर से थोड़ी दूरी पर लगाएं जिससे उसकी जड़ें आपको परेशान ना करें। टॉयलेट का कोई निवारण नहीं है अगर ईशान कोण में है, तो इस बात का ध्यान रखें। आपको अगर ईशान कोण में किचन बनानी है या बन चुकी है तो उसका भी आप कोशिश करें हटाने के लिए, क्योंकि ईशान कोण में जल तत्व है और वहाँ पर अग्नि आएगी तब भी घर में फाइट होती ही रहेगी, लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। चाहे लड़ाई झगड़े का मतलब ऐसा नहीं है घर के ही लड़ाई झगड़े हों, पड़ोसियों से भी हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी वाले लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह की लड़ाई झगड़े आपके यहाँ पे कभी बंद नहीं होंगे अगर ईशान कोण या अग्नि कोण में पानी या आग का कॉम्बिनेशन हो गया। अग्नि में जब पानी आ जाएगा और या पानी में अग्नि आ जाएगी, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब परमानेंट एक सॉल्यूशन आपके, मैंने जैसे बताया कि आपको बाहर से आके जल रखना है, इसी तरह आप अपने घर में एक नारियल का पौधा रखना शुरू कर दीजिए। यानी नारियल रखना है आपको, पानी वाला नारियल लेके आना है और उसको पानी में डाल के रखिए। पौधा बाजार से नहीं लाना है बना हुआ, आपको एक पानी वाला नारियल अपने घर में एक बर्तन में डाल के रखना है और वो रखा ही रहने देना है। बस पानी उसका चेंज करते रहना है कि बदबू ना आ जाए, सड़ ना जाए। और कुछ दिन तक देखिए कि वो नारियल सड़ तो नहीं गया, गल तो नहीं गया, क्योंकि इससे एक चीज़ पता लग जाती है कि हमारे घर में जो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष होता है तो वो नारियल बहुत जल्दी सड़ जाता है। और नारियल जब सड़ जाएगा तो इससे हमें जल्दी पता लग जाएगा कि हमारे घर में वास्तु दोष है। और अगर हमारे घर में रखा हुआ नारियल अचानक से उगना शुरू हो जाए, यानी उसमें से अंकुर फूटने लगे, तो मान लेना चाहिए कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ का जो गलत वास्तु का निर्माण है, जो भी गलत निर्माण हो रहा है, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो ये पता लगाने का भी एक उपाय है। और दूसरा, आपके घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हैं तो उन वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप नारियल का पौधा उगाने की कोशिश करें। मैंने एक बार वीडियो बना के दिया था कि विधि विधान से नारियल का पौधा किस तरह उगाया जाता है नवरात्रों में, वो प्रोसेस आप करके देखिए। वो सारे घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो मुझे लगता है मैंने आज आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलते हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।